Hello everyone, welcome back to the channel. Welcome back to Explore Maths actually. ये बहुत आई थिंक बहुत लॉन्ग टाइम के बाद अब हम वीडियोस दोबारा से रिकॉर्ड कर रहे हैं. वी हैव बीन स्टार्टेड क्लास ट्वेल्थ नाउ. तो क्लास ट्वेल्थ में हम यहाँ पर फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स करेंगे, तीनों सब्जेक्ट्स. और साथ में हम इंग्लिश भी कुछ करेंगे. जो टॉपिक्स होंगे इम्पॉर्टेंट, या कुछ थ्योरी पार्ट हो गया, या कुछ ग्रामर पोर्शन हो गया, या राइटिंग सेक्शन हो गया. मीन्स हम कुछ ना कुछ ट्राई करेंगे. अब हम चैनल पे ज़रूर वीडियोस अपलोड करेंगे. केमिस्ट्री हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स से. ये तो हम क्लास ट्वेल्थ का टॉपिक उठा रहे हैं, बट अगर हम चैप्टर कर रहे हैं और अगर हमें लगेगा कि ये क्लास इलेवेंथ की ये चैप्टर्स रिपीट हो रहे हैं या ये आ रहे हैं, तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसकी एक वन शॉट बनाएंगे. जैसे अब हमें चैप्टर वन का थोड़ा बहुत आना चाहिए केमिकल काइनेटिक्स करने के लिए, थर्मो आनी चाहिए, इक्विलिब्रियम का कुछ पोर्शन आ चाहिए. तो मतलब ऐसे थोड़ा थोड़ा है ये सब चीज़ें. तो जैसे इसमें चैप्टर वन यूज़ होएगा, तो हम एक वन शॉट बनाएंगे मोल कॉन्सेप्ट के चैप्टर पे, जो क्लास इलेवेंथ का टॉपिक है. अगर हमें लगेगा कि क्लास ट्वेल्थ के अंदर ये चैप्टर्स हैं जो क्लास इलेवेंथ के रिपीट हो रहे हैं, या ये इम्पॉर्टेंट है, इसे करना चाहिए, तो हम उसे वन शॉट के नाम से वन शॉट की सीरीज़ जो है स्टार्ट करेंगे. चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिज़िक्स हो, मैथ्स हो, या चाहे जो भी चैप्टर्स हो, जो भी क्लास ट्वेल्थ में रिक्वायर्ड हो रहे होंगे, वही चैप्टर्स हम क्लास इलेवेंथ वाले दोबारा से रिपीट करेंगे. कुछ चैप्टर्स हैं जो हमने इलेवेंथ के रिकॉर्ड कर रखे हैं, बट अब अगर वो इन नीड है तो हम उसे दोबारा यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे. तो मोल कॉन्सेप्ट की वीडियो भी जल्दी आएगी. अभी ये बेसिक वीडियो है केमिकल काइनेटिक्स की, या ये कह सकते हो पार्ट वन है केमिकल काइनेटिक्स का. ऐसे ही आपको चैनल पे केमिकल काइनेटिक्स के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसके अंदर पार्ट वन या लेक्चर वन के नाम से होएगा. तो उसके जितने भी लेक्चर्स बनेंगे उसे हम रिकॉर्ड करके वहाँ पे डालेंगे. साथ साथ हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे भी, कुछ क्वेश्चन एज अ होमवर्क भी लेके जाएंगे. ठीक है. तो ये वाली जो वीडियो होगी ये लेक्चर्स होंगे. ठीक है, जो केमिकल काइनेटिक की ही प्लेलिस्ट में मिलेंगे. और ऐसे ही एक अलग से प्लेलिस्ट बनेगी केमिकल काइनेटिक्स के नाम से, जिसके अंदर हम डालेंगे केमिकल काइनेटिक्स क्वेश्चन बैंक. ठीक है, जिसके अंदर हम सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं अपने प्रैक्टिस करेंगे, या जितने भी क्वेश्चंस हम देंगे होमवर्क के लिए, या वो वहाँ पे सॉल्व होंगे. तो केमिकल काइनेटिक्स के नाम से दो प्लेलिस्ट बनेगी. पहली प्लेलिस्ट जो अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसके अंदर हम सारे लेक्चर्स करेंगे. और सेकंड प्लेलिस्ट होएगी क्वेश्चन बैंक की. उस क्वेश्चन बैंक के अंदर जो भी हमने टॉपिक किया, जैसे अब हमने पार्ट वन या लेक्चर वन ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसके बेसिस पे जितने क्वेश्चन हमें लगेंगे वो हम केमिकल काइनेटिक्स की जो क्वेश्चन बैंक वाली प्लेलिस्ट है उसके अंदर अपलोड कर देंगे. तो आप जाके देख लेना. ये इन्फॉर्मेशन देनी थोड़ी ज़रूरी थी, बिकॉज अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास ट्वेल्थ फ्रॉम नाउ. ठीक है. मोल कॉन्सेप्ट भी मिल जाएगा. मोल कॉन्सेप्ट आपको वन शॉट के नाम से वो चैनल पे मिल जाएगा. उसके लिए कोई प्लेलिस्ट नहीं बनेगी. आप चैनल में वीडियोस के अंदर जाओगे तो वहाँ पे आपको आराम से दिख जाएगा. आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा. ठीक है. सो लेट्स बिगिन chemical kinetics. So what does chemical kinetics mean? Chemical kinetics is a branch of chemistry that deals with the rate of chemical reaction and reaction mechanism involved. Here we come to know about. देखो, केमिकल काइनेटिक्स का एक्चुअली मतलब क्या होता है. एक ऐसी ब्रांच है ये केमिस्ट्री की जो केमिकल रिएक्शंस के साथ डील्स हो रही है. देखो, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो केमिकल रिएक्शंस को अभी हम यहाँ पे देखेंगे. हमें यहाँ पे केमिकल रिएक्शन दे दी जाएगी. अब हम ये देखेंगे कि इनका रेट ऑफ मैकेनिज़्म कैसा है, ये कैसी रिएक्शन फास्ट चलती है, स्लो चलती है, या क्या पाथ ये फॉलो करती है. ठीक है. So, how fast or slow the reactants gets converted into product, steps or path followed by reactions. अब इसके कुछ टाइप्स में सबसे पहला आता है ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन रेट. रिएक्शन रेट के बेसिस पे क्या आएंगे, ये मॉडरेट, ये वेरी फास्ट, मॉडरेट और वेरी स्लो. वेरी फास्ट में क्या आएगा, इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस होएंगे. ठीक है. इंस्टेंटेनियस रिएक्शन होता है बहुत जल्दी से होने वाला. मॉडरेट होता है जो मीडियम लेवल पे होता है. वेरी स्लो मीन्स बहुत स्लोली वो रिएक्शन हो रही है. देखो, यहाँ पे अगर हम ये जो वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसमें हम जो भी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे, हम बहुत फास्ट वे में एक्सप्लेन करेंगे. जो चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे,
उसको हम स्लो चल के लेंगे। जो चीज़ हमें ये है कि थ्योरी पार्ट है वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे अब ये थ्योरी पार्ट है। अब इसमें हम ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये यहाँ पे हर चीज़ ऐसी लिखी हुई है जो समझ आने वाली है, ठीक है। तो इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखो फर्स्ट वीडियो है और हर चीज़ अब बता के चलना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अब इसके बाद मैं हर वीडियोस में तो यही बात रिपीट तो नहीं करने वाली। सो ये बात अब मैंने फर्स्ट वीडियो में रिपीट कर दिया, सो दैट अपकमिंग वीडियोस जो भी आने वाली वीडियोस होंगी उसके अंदर आपको पहले से पता होगा कि कैसे हम वीडियोस को रिकॉर्ड करते हैं, कैसे अपलोड करेंगे, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। तो अब जो बहुत फास्ट रिएक्शन होती है उन्हें बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस, ठीक है, जो बहुत जल्दी हो जाती है। अब जैसे मैंने ले लिया HCl प्लस NaOH, NaCl और वाटर ये सब मिलते हैं, यानी हमने एक एसिड लिया एक हमने बेस लिया, दोनों को रिएक्ट करवाया, सॉल्ट और वाटर मिला। ये हमने क्लास 10th में भी पढ़ी हुई है, एसिड बेस रिएक्शन या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसमें वो आयंस में ब्रेक डाउन होते हैं और रिएक्शन बहुत जल्दी होती है, इसलिए हम इसे वेरी फास्ट बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे ये वाली रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें ये जो ये प्रोडक्ट है इनका, ये पीपीटी की तरह यानी वो नीचे बैठ जाता है, उसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये आपने क्लास 10th में आराम से पढ़े होंगे। सो अब आते हैं हम मॉडरेट रिएक्शन पे। मॉडरेट रिएक्शन होता है जो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होता है जो मॉलिक्यूल्स में डिवाइड होते हैं। जैसे ये दोनों आप इन रिएक्शन में देख लो, ये दोनों आपस में क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स में डिवाइड हो रहे हैं। अब वेरी स्लो रिएक्शंस क्या होती हैं, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, जब भी आयरन पे रस्ट लगती है यानी जंग लगती है तो क्या होता है, बहुत स्लो प्रोसेस होता है। ये नहीं कि आपने आयरन रखा एक दिन के अंदर उस पर रस्ट लगी, नहीं, प्रोसेस को होने में बहुत ज़्यादा स्लो होता है। अब आपने कोई बीकर लिया, HCl लिया, NaOH लिया, दोनों को रिएक्ट करवाया, वो तो फटाफट होगी, ठीक है। अब मॉडरेट रिएक्शन में जैसे आपने यहाँ पर अमोनिया या AHI ले लिया, कुछ भी ले लिया, तो वो जब मॉलिक्यूल्स में टूट जाएंगी वो मॉडरेट रिएक्शंस के अंदर आएंगी। रस्टिंग ऑफ आयरन में ये होगा कि आयरन को रस्ट होने में टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग है ये, ठीक है। ये रस्टिंग की रिएक्शन दे रखे हैं यहाँ पे, आयरन ऑक्सीजन वाटर क्या बनाएगा, Fe2O3 डॉट XH2O, जो रेडिश ब्राउन कलर का रस्ट होता है, ये याद कर लेना, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स फॉलोड, तो नंबर ऑफ स्टेप्स जैसे एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं। अब अभी तक हमने पढ़ा रेट रिएक्शन कैसे होता है, अब हम पढ़ेंगे स्टेप्स कैसे फॉलोड होते हैं। एक एलिमेंट्री होता है, एक कॉम्प्लेक्स होता है। एलिमेंट्री होता है सिंगल स्टेप में, कॉम्प्लेक्स होता है मल्टी स्टेप में, ठीक है। अब एलिमेंट्री रिएक्शन का ये एक एग्जाम्पल है, इसे इस ज़्यादा फोकस मत करना क्योंकि जो भी हम आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम ये डिटेल से करेंगे कि ये कैसे बना, ये क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अभी हम सिर्फ अपने टॉपिक पे रहते हैं। और ये देखो, 1 सेकेंड, अब ये देखो यहाँ पे ये आपका है एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है। एलिमेंट्री रिएक्शन का तो ये आपने एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दिया। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो मल्टी स्टेप मैकेनिज्म है, ये तो सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, एक ही स्टेप में हो गया, एक ही लाइन के अंदर हो गया। मल्टी स्टेप मैकेनिज्म ये देखो, ये है आपका, ये पूरा का पूरा, ये सारे स्टेप्स में है, 1 स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ये ऐसे है, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ स्टेप्स फॉलोड पे लिखा हुआ है, हमने इस पे ज़्यादा फोकस मत करना, बट अगर देखना चाहो तो एक बार देख लो ये रिएक्शन कौन सी है, बट हम इसे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलो टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन में क्या होता है, स्पीड ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बाय यूनिट टाइम। यानी देखो, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट का मतलब ही ये होता है पर यूनिट टाइम। क्या होता है, पर यूनिट टाइम, यानी ये कोई भी रिएक्शन हो रही है इसके अंदर अगर चेंज आ रहा है तो पर यूनिट टाइम में हो रहा है, ठीक है। जैसे स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे, ठीक है। तो रेट का मतलब क्या होता है, पर यूनिट टाइम। अब रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है, इसकी स्पीड क्या होगी, इसमें रेट ऑफ इसका रिएक्शन क्या होगा। तो देखो जब भी कोई भी रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में जा रहा है, अब ये चीज़ें यहाँ पे समझने वाली है तो इस पर ज़्यादा फोकस करना। स्पीड ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में आपका चेंज आ रहा है कंसंट्रेशन के अंदर पर यूनिट टाइम। अब रिएक्टेंट से आप प्रोडक्ट में जा रहे हो, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है इसमें, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम, ये फॉर्मूला है इसका।
हम अगर कोई भी चीज़ आपके पास कोई भी रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में टूट रहा है, आपने पूछा मुझसे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा यानी कितनी स्पीड में काम हो रहा है। तो मैं देखूंगी पहले चेंज इन कंसंट्रेशन क्या, कंसंट्रेशन चेंज कैसे देखूंगी, जो भी मेरा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहा है तो मैं क्या करूँगी, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करूँगी, सॉरी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करूँगी। मान लो रिएक्टेंट मेरे पास 5 है, प्रोडक्ट मेरे पास 3 है, तो ज़रूरी थोड़ी ना 5 का 5 ही मिले, क्या पता दो वो गैसेस उसमें उड़ गया हो, ठीक है। तो मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कंडीशन हो सकती है। अब ये 3 माइनस 5 करूँगी ना मैं उसे, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, -2 आएगा। अब इस बात को ध्यान में रखना, -2 आएगा, यहाँ पे नेगेटिव का आएगा, ठीक है। अपॉन में टाइम टेकन, मान लो टाइम कोई टी टाइम में हो रहा है वो काम, तो -2/t लिख दोगे तो ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन होएगा। अब जो आगे हमारे पास आंसर क्या आ रहा था, मैंने यहाँ पे बोला अगर ये 5 है, वेट अ सेकेंड, मैंने बोला अगर ये 5 है और ये 3 है तो चेंज इन कंसंट्रेशन क्या होगी इनकी, इनकी चेंज इन कंसंट्रेशन होएगी 3 - 5, ठीक है। अब जब भी हम चेंज इन कंसंट्रेशन देखेंगे वो हमारी क्या आएगी, हमेशा नेगेटिव में आएगी। अब जैसे यहाँ पे हम रेट ऑफ रिएक्शन देखेंगे वो हमेशा हमें कैसा मिलेगा, हमेशा हमें वो नेगेटिव में मिलेगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, रिएक्टेंट ज़्यादा होता है प्रोडक्ट कम होएगा आपका, ठीक है, उस बेसिस पे। अब जब भी रेट ऑफ रिएक्शन निकालोगे नेगेटिव मिल रहा होगा, उसके आगे आपको एक हल्का सा चेंज करना है, नेगेटिव साइन लगा देना है, उसके आगे क्या लगा देना है, नेगेटिव साइन लगा देना है, अपॉन में जो भी टाइम होगा, लेट्स सपोज टी टाइम में, ऑलराइट। अब देखो क्या होएगा, जब भी रिएक्टेंट खत्म होएगा तभी तो आपका प्रोडक्ट बनेगा, इस बात को ध्यान से समझना। जब भी आपका रिएक्टेंट खत्म होएगा तभी आपका प्रोडक्ट बनेगा, यानी रिएक्टेंट से वो प्रोडक्ट की साइड में जा रहा है। आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, क्या करोगे, सबसे पहले चेंज इन कंसंट्रेशन देखोगे। कंसंट्रेशन चेंज कैसे आएगा, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को माइनस करोगे, ठीक है। अब प्रोडक्ट कम है, रिएक्टेंट आपका ज़्यादा है, प्रोडक्ट कम है, तो वहाँ आपको आंसर कैसा मिलेगा, आपको नेगेटिव मिलेगा। आपको आगे नेगेटिव का साइन लगा देना ताकि नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाए, आपको काम किस में मिले, पूरा काम आपको पॉजिटिव में मिले। काम कैसे में मिले, पॉजिटिव में मिले, ऑलराइट। इतनी बात समझ में आ रही है, ओके। सो देखो जब भी आप यहाँ पर रिएक्टेंट लोगे आपको आगे साइन माइनस लगा देना है, आप प्रोडक्ट लोगे आपको वो हमेशा पॉजिटिव के अंदर काउंट करना है। देखो ये क्वेश्चन करोगे ना अभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है ये वाला, देखो इसके अंदर ये आपको एक रिएक्शन दे रखी है। अब यहाँ पे दे रखा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन खत्म होएगा तभी आपका आगे वाटर बनेगा। अब रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आपने हाइड्रोजन को क्या ले लिया, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ चेंज इन हाइड्रोजन अपॉन में टाइम। अब ये जो चेंज है ना, ये चेंज माइनस है, मतलब ये आपका ये वाला जो हिस्सा है ये चेंज, ये आपका माइनस है, बट ओवरऑल ये जो पूरा का पूरा है ये आपको क्या देगा, प्लस में देगा, क्या देगा, प्लस में देगा। अब यहाँ से जब भी आपका डिसअपियरेंस आपका ख़त्म होएगा, यानी जब भी आपका हाइड्रोजन ख़त्म होएगा तो आपको आगे नेगेटिव का साइन लगाना पड़ेगा। ऐसे ही आपने ऑक्सीजन को आप वाई ले लो और फिर उसको बस आपने यहाँ पे क्या किया, दोनों में नॉर्मली फॉर्मूले लगाए, और यहाँ पर ये डिसअपियर है ये अपीयर है, इतना फ़र्क है, ये डिसअपियरेंस है दोनों में, ये अपीयरेंस है दोनों में, ऑलराइट। अब हम क्या करेंगे, इसे x इसे y इसे हमने z ले लिया, ठीक है। अब हम सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम इसे x ले रहे हैं और इसे हम y ले रहे हैं तो क्या है, ये जो y है वो इस x का 2 टाइम्स है। y जो होगा, देखो ये अगर हमारा x है ये हमारा y है, यानी ये ज़्यादा है ये हमारा कम है, तो यानी ये जो x होगा ये y के 2 टाइम्स होगा, ठीक है। अब ऐसे ही देखो इस चीज़ को थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा कि हम ये क्या कह रहे हैं, तो इस पर अभी हम नहीं जाते। देखो हम कहाँ जाते हैं सीधा, एक हमने मोल कॉन्सेप्ट में किया था सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के अंदर, मास मास रिलेशनशिप एक टॉपिक था, उसके अंदर हमने क्या किया था
कि जो भी आपका हाइड्रोजन है उसको डिवाइड कर दो उसके स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ। ऐसे ऑक्सीजन है, उसको डिवाइड कर दो उसके स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ। अब यहाँ आपने हाइड्रोजन की उसको लिया हुआ एक्स, आपने इसको वाई लिया हुआ है, तो यहाँ से आपको क्या रिलेशन निकल के आता है, एक्स इज इक्वल्स टू 2y, यही आता है ना। तो ये वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, यूजिंग सोशियोमेट्रिक कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ये सब निकल के आया है। ठीक है, ऐसे ही आपको यहाँ पे क्या करना है, ये आपका y है, ये आपका z है, इसे आप क्या लिखोगे, z/2 लिखोगे, तो आपका z किसके इक्वल आएगा, वो भी 2y के इक्वल आएगा। यहाँ से ये भी 2y है, ये भी 2y है, यानी x और z दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या लिख देना है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन 2 कर दोगे, उसका ट्वाइस कर दोगे क्योंकि आगे 2 है। ठीक है, तीनों को इक्वल कर दोगे, तीनों इक्वल आ गया आपस में। और ये क्या है, ये उसके हाफ में आया, क्या है, उसके हाफ में आया। ठीक है, या ना भी लिखो यहाँ पे, तो ये इसे हटा देना यहाँ से। ठीक है, चलो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, देखो एक बात याद रख लो, अगर हमें कभी भी फाइंड आउट करना है रेट ऑफ डिस अपीयरेंस, तो वो क्या आएगा, माइनस ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम, ये आपका होता है रेट ऑफ डिसअपियरेंस। ठीक है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो क्या करना है, इसी रेट ऑफ डिसअपियरेंस को आपको उसके सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ डिवाइड कर देना है, आपका रेट ऑफ रिएक्शन निकल आएगा। मतलब इन दो चीज़ों में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये होएगा आपका रिएक्टेंट के लिए, प्रोडक्ट के लिए आपका रेट ऑफ अपीयरेंस में जाएगा। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है, ये यहाँ पर इसकी यूनिट लिख दी गई है, ऐसा यूनिट। ठीक है, अब मोलैरिटी टाइम इनवर्स बोल दो, या मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, या मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आपको H2O2 का दे रखा है x मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, आपको क्या निकालना है, इन दोनों का निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो इसे आप क्या करोगे, वही जो सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट में आपको सिखाया गया था कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2O2 बाय उसका सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट करोगे तो ये आपको रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन ये आपका, देखो ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन है, ये पूरा का पूरा रेट ऑफ रिएक्शन है। आपने यहाँ पे तीनों को इकट्ठे लिखोगे तो वो रेट ऑफ आपका रिएक्शन बनेगा। देखो ये चीज़ यहाँ पे अब कंफ्यूजिंग पार्ट आ जाता है, क्या कंफ्यूजिंग पार्ट है इसमें मैम, ये बताओ हमें। देखो यहाँ मैं लिखूँगी रेट ऑफ, चलो इसे स्मॉल करके लिख देते हैं। अब एक जो बात यहाँ पे बता रही हूँ वो ध्यान से सुन लेना, ठीक है, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने लिखा रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ठीक है, उसको मैंने डिवाइड कर दिया उसके सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ। ये यहाँ पे रिएक्टेंट की बात कर रही है। रेट ऑफ अपीयरेंस, ये यहाँ पे प्रोडक्ट की बात हो रही है, मान लो उसे उसका सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 2। एक एग्जांपल लेके बता रही हूँ। ठीक है, जब आप इस वे में लिखते हो, जब आप सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग लिखते हो, तो ये आपका क्या है, यह है आपका रेट ऑफ रिएक्शन। क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन अगर मैं इस इंडिविजुअल की बात करती हूँ तो ये आपका रेट ऑफ रिएक्टेंट, यानी आपका ये रिएक्टेंट का रेट है। और अगर मैं सिर्फ इस इंडिविजुअल की बात करती हूँ तो इसका मतलब है रेट ऑफ प्रोडक्ट। क्या मतलब है इसका, रेट ऑफ प्रोडक्ट। और ये क्या है हमारा, रेट ऑफ रिएक्शन। क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। बात समझ में आ रही है कि रेट ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ प्रोडक्ट और रेट ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब है। ठीक है, इन दोनों को जब हम पूरा लेंगे ना, जब हम इन दोनों को ओवरऑल पूरा लेंगे तो वो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन बनेगा। जब हम इसे अकेले को लेंगे ग्रीन ग्रीन को तो रेट ऑफ रिएक्टेंट, और इस येलो वाले को लेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस, जो हमारा रेट ऑफ प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट तो दिखेगा ना। चलो अब हमने क्या करना है, सबको इनको यहाँ पर हमें इनका रेट ऑफ रिएक्शन तीनों को इक्वल कर देना है। ठीक है, उसके बाद हमें किसका दे रखा था, हमें H2O2 का दे रखा था कि वो x है। अच्छा, H2O2 का वो x है तो ये x/1 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर हमें इसका दे नहीं रखा, इसका है नहीं, तो हम इसका मान लेते हैं इसका क्या होगा, y होगा।
क्या होगा इसका, y होगा, वो हम अपनी तरफ से एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो वो x यहाँ पे वो किसके इक्वल आ जाएगा, y की इक्वल आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा किसका है, ऑक्सीजन का पूछा है। तो ऑक्सीजन के लिए देखो यहाँ पर ये x है, इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1। अब ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन को मान लो z ले लेते हैं, ठीक है। और इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 1/2। 1/2 से डिवाइड किया। अब ये 1/2 से डिवाइड करेगा, 2 ऊपर भाग जाएगा, यानी 2 यहाँ ऊपर मल्टीप्लिकेशन में आ गया, नीचे से हटा दूँ 2, ठीक है। हमने निकालना क्या है, हमें ऑक्सीजन का निकालना है, यानी हमें z निकालना है। तो इसका आंसर क्या आएगा, x/2 इज इक्वल्स टू z, और z हमारा क्या था, रेट ऑफ अपीयरेंस। वेट अ सेकेंड, देखो इसको यहाँ पे लिख देते हैं साइड में। अब ये देखो रेट ऑफ आ गया ना, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन x/2, ठीक है। जिसका पूछा जाए उसका, यहाँ उन्होंने बोला रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए और रेट ऑफ अपीयरेंस। रेट ऑफ रिएक्शन हमने कैसे किया, तीनों को इक्वल करके दिखा दिया, सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ, वो होता है उसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालना, ठीक है। और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन बता दिया, x/2 आ गया, ठीक है। सिमिलरली ये क्वेश्चन है, खुद ट्राई करके देखो इसमें फ़र्क क्या है। आपको सॉल्यूशन भी दिख रहा है सामने, ट्राई खुद करके देखना। बता देती हूँ क्या है क्वेश्चन में, फॉर्मेशन ऑफ NO गैस देखना इन द रिएक्शन, रिएक्शन दे रखी है, और ये दे रखा है आपको फॉर्मेशन ऑफ NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का आपको यहाँ पे NO का दे रखा है, इसकी फॉर्मेशन दे रखी है। कुछ नहीं करना आपको, रेट ऑफ, जैसे मैंने रिएक्शन दिखाया है, जैसे मैंने रेट ऑफ रिएक्शन बताया कैसे लिखते हैं, कि ये अगर डिसअपियर हो रहा है इसके सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ इसे डिवाइड कर दो 2 के साथ, ठीक है। ये अपीयर हो रहा है तो इसके सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ इसे डिवाइड कर दो, इज इक्वल्स टू, ये भी अपीयर हो रहा है इसके सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ इसे डिवाइड कर दो 1। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। इन तीनों को हमने इक्वल करके दिखा दिया, जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है, किसी भी दो को पकड़ो, जिसकी मान लो यहाँ पे किसकी वैल्यू दे रखी है, हमें यहाँ पे NO की दे रखी है ना, यानी इसकी वैल्यू दे रखी है, तो इन दो को पकड़ो, इसे निकालो NOBr को, ठीक है। अब इन दोनों को पकड़ोगे, ये दे रखा है तो आपका यहाँ से ये निकल आएगा, ठीक है। तो अब इतने तो बड़े हो ही गए हो कि ये सब क्वेश्चन कर सको खुद, कैलकुलेशन तो कर लोगे, आपको यहाँ पे आगे दे भी रखे हैं इनके आंसर, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन भी स्लाइटली इम्पॉर्टेंट, तो क्वेश्चन में क्या है, स्लाइटली क्या है, ये थोड़ा सा है इम्पॉर्टेंट, तो ज़्यादातर हर क्वेश्चन में यही दिख रहा है आपको, है ना। चलो अब आपको ये रिएक्शन दे रखी है, इसके रिएक्शन के अंदर देखो, अब एक चीज़, वेट अ सेकेंड, ओके। अगर मैं एक बात यहाँ पे बोलूँ अपार्ट फ्रॉम दिस, देखो यहाँ अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगी तो ये यहाँ पे 1 आ जाएगा। अगर ये वाली रिएक्शन है और एक रिएक्शन आपके पास वही है, वेट लेट मी रीराइट इट दिस ऑल। देखो एक रिएक्शन ये है, और अगर मैं इसी रिएक्शन को ऐसे लिख दूँ तो दोनों में देखने में कोई हमें फ़र्क नहीं लग रहा, बट जब आप इसका कैलकुलेशन करोगे, जब इसे सॉल्व करोगे, तो इन दोनों में डिफरेंस आएगा एट द एंड, ठीक है। वैसे हमें लगेगा कि नहीं नहीं क्या सेम है, बस सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट में ही तो डिफरेंस है, बट जब आप इसे कैलकुलेशन करोगे ना इनकी, तो इनके आंसर अलग ही आएंगे, सेम नहीं आते, ठीक है। चलो अब द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या है, आपको दे रखा है 16 ग्राम पर मिनट। व्हाट इज़ द रेट ऑफ डिसएसोसिएशन ऑफ H2O2 इन ग्राम पर मिनट। अब देखो रेट ऑफ डिसएसोसिएशन निकालना है आपको H2O2 का ग्राम पर मिनट में, दे भी किस में रखा है, ग्राम पर मिनट में ही दे रखा है। अब कैसे करेंगे, सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन वाली लाइन लिखनी पड़ती है हमें,
रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2O2 अपॉन में 1 इज इक्वल्स टू रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय 2 कर दोगे, ठीक है, इज इक्वल्स टू 16 और हमारा आंसर आ जाएगा 32, ठीक है। कितने बच्चों का आंसर ये आया होगा? बहुत सारे बच्चे कहेंगे हमारा तो यही आंसर आया। काट दो, काट दो, बिल्कुल काट दो। ये आंसर गलत है। क्यों गलत है? देखो, इसका सॉल्यूशन एग्जैक्ट यहाँ से शुरू होता है। ये मैंने जान के यहाँ से ये चीज़ नहीं काटी, बिकॉज आई वॉन्ट कि डिफरेंस पता हो कि हमें इस क्वेश्चन को ऐसे क्यों नहीं सॉल्व करना है, ऐसे क्यों करना है। देखो, हमें यूनिट पे ध्यान देना है। ग्राम पर मिनट दे रखा है चिल्ड्रन, ग्राम पर मिनट दे रखा है, उस चीज़ को आपको यहाँ पे फोकस करना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ग्राम पर मिनट को कन्वर्ट करेंगे। देखो मिनट सेम है, मिनट इनवर्स होता है। क्या होती है यूनिट? क्या होती है? चलो पहले ये देखते हैं यूनिट क्या होती है। मोल, लीटर इनवर्स, मिनट इनवर्स। मिनट इनवर्स तो हमें क्वेश्चन इसमें दे ही रखा है ऑलरेडी। ग्राम का फ़र्क है, ग्राम का फ़र्क हम कैसे हटा सकते हैं? ग्राम को जब भी हम मोलर मास से डिवाइड कर दें, ठीक है, और इनटू में वॉल्यूम कर दें, देखो ये हमारा आएगा मोल्स। हमें लेके आना मोलारिटी। क्या चाहिए हमें? हमारा यूनिट क्या होती है? यूनिट होती है मोलारिटी, मिनट इनवर्स। और मोलारिटी क्या होती है? मोल लीटर इनवर्स। मोलारिटी क्या होती है? मोल लीटर इनवर्स। तो अब हमें इस 16 ग्राम को मोल लीटर इनवर्स में कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे सब चीज़ यूनिट का ही खेल है। तो 16 को डिवाइड कर देंगे मोलर मास ऑक्सीजन के। क्या आ जाएगा? 16/32 इंटू में नीचे 1/वॉल्यूम करेंगे। वॉल्यूम से हमें उसको वो करना है ना, डिवाइड करना है, क्योंकि लीटर इनवर्स है इसलिए हम नीचे वॉल्यूम लेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या आएगा? 1/2V, 1/2V, ठीक है। ये आ जाएगा रेट ऑफ अपीयरेंस के लिए। हमें यहाँ पर पहले उनकी यूनिट में उन्हें लिखना है। यहाँ पे हमें गलत यूनिट में डाला हुआ है। हमें दे रखा है रेट ऑफ अपीयरेंस 16 ग्राम पर मिनट है, बट एक्चुअली में क्या होता है रेट ऑफ अपीयरेंस की यूनिट? नहीं ना। तो पहले उसे चेंज करो, उसकी यूनिट को 16 ग्राम पर मिनट को उसकी यूनिट में चेंज करो रेट ऑफ अपीयरेंस की। दैट इज मोलैरिटी मिनट इनवर्स। अब मोलैरिटी को आगे हम कैसे लिख सकते हैं? मोल लीटर इनवर्स। मिनट इनवर्स तो दे ही रखे हमें, तो हम मोलैरिटी को मोल लीटर इनवर्स में कैसे चेंज करेंगे? ग्राम दे रखा है, गिवन मास बाय मोलर मास, ये क्या होता है? मोल होता है, ठीक है। इनटू में 1/V करेंगे, लीटर इनवर्स हो जाएगा। चलो हमने कर दिया, हमारा आंसर भी आ गया 1/2V, ठीक है। अब 1/2V आ गया। अब हम क्या करेंगे? जो हमने लॉजिक लगा रखा था, क्या लॉजिक था हमारा? ये सिर्फ इतने हिस्से को पकड़ना है। लेट मी इरेज दिस ऑल। अब हमें इतने हिस्से को देखना है। इसमें हम नीचे 1 भी लिखते हैं, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन को पकड़ना है अब हमें। अब हमने ये चीज़ ले ली। इसके अंदर क्या है, क्या दे रखा है इसके अंदर? कि जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2O2 है, यानी वो ख़त्म हो रहा है, वो किसके इक्वल है? ट्वाइस ऑफ 2 पर चला जाएगा ना मल्टीप्लाई में। ट्वाइस ऑफ किसके? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन के, इसके इक्वल होगा। ऑलराइट। अब रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन अभी हमने निकाला है, क्वेश्चन में दे रखा था लेकिन गलत यूनिट में दे रखा था। सही यूनिट में किया और भाई यहाँ पे हमने आंसर अपना लिख दिया। तो क्या आ जाएगा? रेट ऑफ यहाँ से डिसअपियरेंस निकालोगे H2O2 का, क्या आएगा आपके पास? 1/V आएगा। क्या आएगा? 1/V आएगा, ठीक है। अब ये जो आपके पास आया है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2O2 इज इक्वल्स टू 1/V, ये हमारा जो आंसर आया है, ये आया है हमारा जो हमारे SI यूनिट है, जो SI यूनिट के अंदर आंसर आया। यानी ये आंसर आया हमारा मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स के अंदर आंसर आया है। बट क्वेश्चन के अंदर तो हमें ग्राम पर मिनट के अंदर बोला था। क्वेश्चन में हमें किस में बोला था? ग्राम पर मिनट में बोला था। तो अब हमें इसे तो ग्राम पर मिनट में करना पड़ेगा। अब कहोगे मैम पहले हमने गलत यूनिट को सही यूनिट में किया, अब सही यूनिट से हम वापस क्यों उसी यूनिट में जा रहे हैं? हाँ,
क्योंकि सही यूनिट से उस यूनिट में जाना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन में हमें वही यूनिट दे रखी है, तो उस यूनिट में तो जाना पड़ेगा ना। ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे इसे सॉल्व। 1/v तो हमारा आंसर आया था। अब यहाँ पर आपने जो भी रेट लिखा उसको आपको उसके टोटल वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्यों? क्योंकि हमने ये देखो, अब इस चीज़ को यहाँ पे समझो, हमने यहाँ पे क्या किया था, अब हमने यहाँ पे इसे मोलर मास से डिवाइड किया था। यहाँ पे अब हम इसी के मोलर मास, अब मोलर मास इससे इसके मोलर मास से अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। हमने यहाँ पर लीटर इनवर्स लिया था यानी 1/v लिया था, यहाँ पर अब हम इसके टोटल वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखो, जिसे अगर यूनिट समझ में आ रही है, जिसे वो जो समझ में आ रहा है जो मैं करवा रही हूँ, तो उसे अगर यूनिट समझ में आ गई ना तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन है सिर्फ यूनिट का। आई नो आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही होगी क्वेश्चन करने में, बिकॉज यूनिट बार बार चेंज हो रही है, इतना हमारा ब्रेन नहीं ग्रैब अप कर पाता एक ही बारी में। तो आप इसे बार बार क्वेश्चन को रिपीट करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, जो आप बार बार देखोगे ना, जिसे नहीं समझ आ रहा तो भी आ जाएगा। देखो 1/v किस में आंसर आया, मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स में आया। अब हमें यहाँ से क्या करना है, मिनट इनवर्स तो बिल्कुल सही है, अब हमें मोल लीटर इनवर्स को काट कर ग्राम में वापस से लेके आना है। ग्राम में अब इसे हम वापस से कैसे लेके आ सकेंगे, अब जो भी आंसर है उसे हम v से मल्टीप्लाई कर देंगे, लीटर इनवर्स से कट जाएगा, v से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लीटर इनवर्स तो कट जाएगा। ठीक है, अब मोल है, अब मोल के लिए हमने क्या किया था, गिवन मास बाय मोलर मास, मोलर मास से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मोल क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, अभी हमारा आंसर मोल में है, इसको मैं मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, मेरा गिवन मास आ जाएगा। इट मीन्स मेरे को ग्राम में आंसर मिल जाएगा। आ रही है बात समझ में, मेरा आंसर अभी मोल में है, मेरी यूनिट देखो यहाँ पर मोल में थी, मैं इस मोल को मल्टीप्लाई कर दूंगी ना मोलर मास से तो मेरे को गिवन मास मिल जाएगा, यानी मेरे को तो ग्राम में आंसर मिल जाएगा जो मुझे चाहिए। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे मोलर मास जिसका निकाल रहे हो उसी के, तो उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 34 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 34। और कई बच्चे बोलेंगे कि यूनिट चेंज करने की क्या ज़रूरत, पहले यूनिट गलत को सही करी और फिर सही से वापस उसी यूनिट में चले गए। हमारा आंसर तो देख लो, यहाँ 34 है, यहाँ 32 है, फ़र्क है आंसर में, वो आपने डायरेक्ट कर दिया। पहले आपको चेंज करना पड़ेगा एंड देन अगेन आपको चेंज करना पड़ेगा जो क्वेश्चन में बोला गया है। ऑलराइट, चलो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलो आगे देखते हैं, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट के अंदर क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल स्पीशीज फॉर अ फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम। देखो, जो भी अभी तक हमने रिएक्शन करी वो सारी की सारी एवरेज रेट के अंदर आती है। इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है आपका, चेंज रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अ केमिकल स्पीशीज फॉर अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, बहुत कम इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, जिसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। डेल्टा से हम इसके सारे क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले इधर देख लो, एवरेज रेट जो हम अभी तक करते आ रहे हैं जो उनसे क्वेश्चन। रेट ऑफ रिएक्शन में क्या होता है, आपने माइनस लिया, पहले आपने यहाँ पे ए की कंसंट्रेशन में चेंज करके दिखाया, अपॉन में टाइम टी लिया, उसका सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 था। ठीक है, देखो अब इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान से अब मैं यहाँ पे फोकस कर रही हूँ, ये देखते हैं ना, इसे देख लो पहले, इसमें थोड़ा सा लिखा हुआ है आपको समझ में आ जाएगा। चलो नहीं इसे नहीं देखेंगे हम देखेंगे सेकेंड वाले को, इसके अंदर तो माइनस साइन भी है तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। देखो ये क्या है आपका, डेल्टा बी अपॉन में डेल्टा टी, इसका क्या मतलब है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी यानी रिएक्टेंट अपॉन में टाइम टेकन। ठीक है, टाइम टेकन, तो यहाँ पे इतना हिस्सा आपका क्या आया, इतना हिस्सा आया हमारा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी। अब आगे मैंने उसको डिवाइड कर दिया उसी के सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ। देखो ये आपने लिखा रेट ऑफ डिसअपियरेंस, उसके आगे आपको नेगेटिव साइन भी तो चाहिए, नेगेटिव साइन भी तो चाहिए, तो आपका नेगेटिव साइन तो इसके साथ आएगा। ठीक है, अब मैं इस पूरे को डिवाइड कर दूं, मतलब इसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, इतने हिस्से को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया,
तो आपको उसके सोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट के साथ मैंने उसे डिवाइड कर दिया, तो मेरा यहाँ से वो क्या निकल के आ गया, रेट ऑफ रिएक्शन। बात समझ में आई? यानी अगर हमारा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट यानी माइनस ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन में टाइम टेकन को मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया उसके सोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट के साथ, तो हमारा रिजल्ट जो आएगा रेट ऑफ रिएक्शन आएगा। ऑल राइट, अब जो मैंने ये लाइन बोली इसे दोबारा पीछे करो 10-20 सेकेंड्स, इसे रिपीट कर, अभी से सुनो ध्यान से और आराम आराम से इसे अपनी नोटबुक में लिखो। मैं फिर से रिपीट भी कर देती हूँ। आपने यहाँ पे क्या किया, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को माइनस ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को डिवाइड किया टाइम टेकन के साथ, जो आपका फॉर्मूला बनता है किसका, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट का। उसको आप डिवाइड कर दोगे उसी के सोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट के साथ, जो रिजल्ट निकल के आएगा वो आएगा रेट ऑफ रिएक्शन। और हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन आपका इक्वल में आता है। यहाँ पे भी आपने तीनों का रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल में ले रखा है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल में आएगा, मास रिलेशनशिप सोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट चैप्टर 1 क्लास 11 मोल कॉन्सेप्ट, उसके अंदर हमने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है कि ये तीनों इक्वल आते हैं। अब यहाँ पर तीनों का लिख दिया, अब एक का बता दिया, ऑफ कोर्स अब दोनों का समझ आ गया होगा, ठीक है। अब देखो इधर, it takes lot of effort to explain, to make videos, so please for that like and subscribe to the channel। चलो अब हम रिएक्शन देखते हैं दूसरी, जो हमारी इंस्टेंटेनियस रिएक्शन है। इसके अंदर देखो ये रिएक्शन दे रखी है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, माइनस डेल्टा। अब ये जो डी लिख दिया ना, ये डी का मतलब होता है स्मॉल चेंज हो रहा है, इंस्टेंटेनियस, जल्दी हो रहा है, ठीक है। बस आगे कुछ नहीं करना। इस केस में हमने यहाँ पे डी लिखा हुआ है, दोनों में कुछ फ़र्क नहीं है। यहाँ हमने नॉर्मल लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ एवरेज की बात करी गई, यहाँ इंस्टेंटेनियस है, ठीक है, स्मॉल इंटरवल पे हो रहा है, यहाँ पे हमने डी लगा दिया। चेंज के लिए डेल्टा लगाते हैं, स्मॉल चेंज जब भी आ रहा होता है, स्मॉल इंटरवल पे कुछ भी हो रहा होता है, तो हम आगे यहाँ पे इनका डेल्टा लगा देते हैं। ऑल राइट, चलो अब ये इनके एक ग्राफ ये रहा, दूसरा ग्राफ ये रहा, इस पे भी मत जाना ये क्योंकि क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, सो ये देखो, ये जो ग्राफ है इसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम का ग्राफ दे रखा है। अब जैसे ही आपका कंसंट्रेशन, देखो कंसंट्रेशन आपकी बढ़ेगी, टाइम आपका कम होगा, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस आपका मतलब जल्दी से वो चीज़ रिएक्टेंट फटाफट ख़त्म हो जाएगी ना। आपकी रिएक्टेंट कैसे ख़त्म होगी, रिएक्टेंट कैसे डिसअपियर होएगा, जब भी आपका कंसंट्रेशन में ज़्यादा चेंज होगा, टाइम कम ले रहा होगा, कम टाइम के अंदर कंसंट्रेशन फटाफट चेंज हो जाती है, तो उसे हम बोलेंगे रेट ऑफ, देखो रेट ऑफ डिसअपियरेंस, इसके अंदर चेंज लिख दूँ यहाँ पे, चेंज इन कंसंट्रेशन, समझ जाना, टाइम। देखो अगर ये बढ़ेगा, चेंज इन कंसंट्रेशन बहुत जल्दी होगा, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस बहुत ज़्यादा होगा। अगर टाइम कम होगा, कम लेगा, तब ऐसा होगा, ठीक है। अगर मान लो टाइम ज़्यादा ले रहा है, मान लो कि टाइम आपका ज़्यादा ले रहा है और कंसंट्रेशन में चेंज बहुत फिर कम हो जाएगा ना, मतलब उल्टे हो जाएंगे, तो आपका रेट ऑफ डिसअपियरेंस भी कम होएगा। इससे क्या समझ में आता है, इससे ये समझ में आता है कि जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस है वो किसके इक्वल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन कंसंट्रेशन, ठीक है, ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। बात समझ में आई? चलो अब ये ऐसे डिक्रीज होएगा ना, डिसअपियर हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज होने के लिए आपका ग्राफ कैसा होगा, डाउनवर्ड में जा रहा होगा। आपको उसका टाइम देखना होगा कि इतने टाइम में वो कितना था, इतने टाइम में वो कितना था, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखो, इंस्टेंट अगर आपको एवरेज देखना है, एवरेज कैसे देख पाओगे, एक ट्रायंगल को यहाँ पे नोट करो, एवरेज में आ जाएगा, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस यानी एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ से एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट जिससे बिल्कुल आपका एकदम डाउनफॉल हो गया, इंस्टेंटेनियस रेट हो जाएगा वो। ऑल राइट, ऐसे ही
कंसंट्रेशन, अब ये रेट ऑफ रिएक्टेंट की बात करी थी, रेट ऑफ प्रोडक्ट में प्रोडक्ट तो फटाफट बनेगा, यहाँ पे वो इतना था, यहाँ पे वो इतना था, और एक ऐसा पॉइंट एकदम वो राइज हो गया, यानी एकदम से वो प्रोडक्ट बन गया, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई। ठीक है, ओके। सो अब आगे देखते हैं। ये देखो, ये जो ये वाला है ना आपका ग्राफ, ये नीचे वाले का ग्राफ है, यानी जो उसका क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ है, से इरेज। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। रिएक्शन फिर से वही है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन 10 सेकेंड से 20 सेकेंड। देखो 10 सेकेंड से 20 सेकेंड के बीच में आपको एवरेज रेट देखना है, 10 से 20 सेकेंड के बीच में देखना है। 10 सेकेंड पे वो 0.7 पे था, 20 सेकेंड पे वो 0.5 पे था, यानी मैंने लिखा हुआ था 0.4, सॉरी 0.2, 0.4, 0.6 और 0.8। ठीक है, अब 10 के लिए, अब 10 के लिए तो मुझे ढूंढना पड़ेगा, मैंने लगभग मान लिया कि 0.7 के पास होगा, और 20 के लिए मैंने मान लिया वो लगभग 0.5 के पास होगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है 10 से 20 सेकेंड के अंदर। व्हाट वी नीड टू डू नाउ, देखो अब हमें एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। सो हम क्या करेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन देखेंगे, कंसंट्रेशन में यानी 0.5 माइनस 0.7, आगे माइनस लगाएंगे, अपॉन में क्या लिखेंगे, टाइम लिखेंगे। टाइम क्या था, 10 और 20 सेकेंड के बीच में क्या डिफरेंस है, 10 सेकेंड का डिफरेंस है। ठीक है, ये हमारा क्या आया, यह आया हमारा रेट ऑफ डिसअपियरेंस। इसे अब हम डिवाइड करेंगे इसके सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ। सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 2, क्या है, 2 है। किसका देख रहे हैं अभी हम इसका देख रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पे रिएक्टेंट है, क्या है यहाँ पे, रिएक्टेंट मान लो, रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब अभी हमें रिएक्टेंट का देखना है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, नॉर्मल हमारा आंसर आ गया, ये देखो कुछ भी नहीं करना पड़ा, आंसर आ गया 0.01 मोलैरिटी सेकेंड इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एट 30 सेकेंड, यानी आपको क्या देखना है, 30 सेकेंड पे देखना है। इसमें तो दे दिया कि भाई 10 से 20 सेकेंड के बीच में तुझे देखना है, लेकिन अब क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन में आपको एट 30 सेकेंड। चलो जी देख लेते हैं कि 30 सेकेंड पे क्या है। 30 सेकेंड पे हमारा 0.4 है, और ये हमारा 30 सेकेंड है, यानी हमें कुछ ऐसे इसे पकड़ना होगा, यानी ये ट्राइंगल अब हमें देखना है। कौन सा ट्राइंगल, देखो ये 30 है, इसको हम स्टार्टिंग पॉइंट से लेंगे 30 को, ये एक लाइन बन रही है। अब ये ना टेंजेंट लाइन है, कौन सी लाइन है, ये वाली जो लाइन है ना, ये टेंजेंट लाइन है। ये टेंजेंट लाइन आपको ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर मिलेगी बनी हुई। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से कैसे ट्राइंगल ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, आपका वो 30 वहीं तक जा रहा है, आपकी टेंजेंट लाइन वहाँ 0.7 पे रुक रही है, तो ऐसे हमने यहाँ पे एक ट्राइंगल फॉर्म कर लिया। ऑलराइट, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इंस्टेंटेनियस निकालना है H2O2 का। कैसे निकालेंगे, स्लोप देखेंगे, स्लोप देखने के लिए क्या करेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 करेंगे, वहाँ से हम स्लोप निकालेंगे। क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे, यानी इसको और इसको डिवाइड करके स्लोप निकालेंगे। स्लोप आएगी हमारी 0.01। ठीक है, ये आ गई हमारी स्लोप। अब हम क्या करेंगे, देखो जो स्लोप आई है हमारी 0.01, उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे उसके सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ। क्या करेंगे, सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो यानी जब भी हमने स्लोप निकाला, स्लोप निकालने का मतलब होता है हमने निकाला रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2O2, उसको हमने डिवाइड कर दिया सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ, तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलो अब इसका कर लेते हैं हम डी पार्ट। डी पार्ट यहाँ से है। डी पार्ट का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इन इनिशियल वॉल्यूम ऑफ H2O2 इज 1.5 लीटर, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर फॉर्म्ड इन फर्स्ट 50 सेकेंड ऑफ रिएक्शन। यानी इन्होंने हमें बोल रखा है कि अगर
टाइम दे रखा है कि ये नहीं दे रखा कि आपको कि 10 से 20 या ऐसे कुछ नहीं दे रखा, आपको दे रखा है कि पहले 50 सेकेंड में यानी 0 to 50 सेकेंड आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके अंदर आपको क्या दे रखा है कि टाइम दे रखा है 50 सेकेंड है, चेंज इन कंसंट्रेशन यानी कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है फर्स्ट 50 सेकेंड के अंदर, यानी 0 सेकेंड से 50 सेकेंड पे जाओगे 0 सेकेंड से 50 सेकेंड पे। चलो चेक करते हैं क्या है क्वेश्चन के अंदर 0 से 50 सेकेंड। पहले हम बी पार्ट पहले हम फोर्थ पार्ट कर रहे हैं। थर्ड पार्ट के लिए थोड़ा सा उसका ग्राफ अलग बनेगा, इसलिए वो अभी हमने रोक दिया बीच में। ओके, सो इसे इरेज कर देते हैं। 50 सेकेंड ये रहा आपका, 50 सेकेंड पे यानी ये 2 से थोड़ा सा ऊपर 0.25 समथिंग पे जाएगा आपका 50। ठीक है, चलो देखते हैं हम इसे। 0.25 पे जा रहा था, यहाँ पे देखो 50 आ रहा है हमारा 0.25 पे, और ये यहाँ से कहीं यहाँ तक ऐसे बन रहा है ये। ठीक है, सो 0.25 माइनस 1.0 कर दोगे वहाँ से तो आपका डिफरेंस आ जाएगा -0.7। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कंज्यूम्ड कितना कंज्यूम्ड हुआ, कंज्यूम कितना होएगा आपको मोल को लीटर से मल्टीप्लाई कर दोगे, मोल्स को लीटर से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी मोलैरिटी को लीटर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा मोल्स में, किस में आएगा मोल्स में। मोल्स आ गए, यानी अब 2 मोल वाटर के लिए आपको 1 मोल ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना पड़ रहा है, तो इतने मोल्स के लिए यानी जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा तो उसके लिए कितना करना पड़ेगा, यानी 1/2 इंटू वो, फिर आपका वो आंसर आ जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन एट 40 सेकेंड। अब आपको 40 सेकेंड पे देखना है, तो 40 सेकेंड पे देखने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर वेट अ सेकेंड। सबसे पहले देखेंगे 50 आपका 0.25 पे आ रहा है, एंड जो 60 है वो भी 0.2 पे आ रहा है लगभग। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2O2 जो आपका स्लोप, वही आपका स्लोप होता है, बस उससे सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ आपको यहाँ पे ये देखो स्लोप निकाला, सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ डिवाइड कर दिया, आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे निकल रहा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस, यहाँ आपका निकलेगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जब आप उसके सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ उसे डिवाइड करोगे। ये दोनों क्वेश्चन आपको खुद दिमाग लगा के खुद सॉल्व करने हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे जो ग्राफ वाले क्वेश्चन हैं उसकी हम जो सेकंड प्लेलिस्ट में कह रही हूँ ना, उसके अंदर हम ऐसे ग्राफ वाले बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और ट्राई करेंगे कि ये क्वेश्चन भी अलग से हम दोबारा रिकॉर्ड कर पाएँ। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ये भी लॉगरिथम, जिसे लॉगरिथम आता है वही ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। फॉर अ रिएक्शन आपको ये दे रखी है, हमें एक लॉग का भी एक प्रोसीजर दे रखा है कि लॉग में आपको -d फिर a/dt इज इक्वल्स टू log db/dt प्लस में 0.477। अब यहाँ पे आपको x/y की वैल्यू निकालनी है। अब x/y की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो इसको हम कैसे करेंगे सॉल्व। यहाँ पर हम बोलेंगे जो भी लॉग आपको जो भी लॉग में दे रखा है, जो भी आपको लॉग में दे रखा है उस लॉग को आप देखो, इन्होंने क्या किया, यहाँ पे 2 मिनट के लिए हमने यहाँ पे लॉग हटा दिया, यहाँ पे हमने 2 मिनट के लिए लॉग हटा दिया, यानी हमने यहाँ पे क्या किया, जो भी ये था इसको हमने डिवाइड करा इसके सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ इज इक्वल्स टू हमने इसको डिवाइड किया इसके सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ। ठीक है, जब भी हमने डिवाइड किया इस x को मैं इधर लेगी, इस x को मैं इधर लेगी मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, मैंने वापस से जो लॉग मैंने हटाया था ना, वो तो मैं 2 मिनट के लिए हटाया था ताकि मैं बस एक बस चाहे मत भी हटाओ। यहाँ पे 1/x से डिवाइड करा, यहाँ पे मैं ले आई, दोनों को अब लॉग कर दिया दोबारा जो था। ठीक है, अब जब भी मैं यहाँ पे दोबारा लॉग करूँगी तो ये भी लॉग था, अब इसे भी मेरे को लॉग में लेके आना पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में आ गया है, ये भी लॉग में। देखो क्या होता है, लॉग टू द बेस a
m इंटू एन किसके इक्वल होएगा, लॉग टू द बेस ए m प्लस लॉग टू द बेस ए एन के इक्वल होगा। ठीक है, जिसे लॉगरिथम आता है वही इस चीज़ को समझ पाएगा। ठीक है, लॉगरिथम के लिए आप पहले लॉगरिथम की वीडियोस देखो। ठीक है, ट्राई करूँगी मैं कि लॉगरिथम एक्सप्लेन कर सकूँ। देख लेना अगर चैनल पे मेरी लॉगरिथम की वीडियो आ गई, नहीं तो आप देख सकते हो कहीं और से भी लॉगरिथम एंड लॉगरिथम समझ लेना कि ये कैसे करेंगे। अब ये हमने इसको भी लॉग में लिखा, इसे भी लॉग में लिखा, इसे भी लॉग में लिख लिया तीनों को लॉग में। ये हमें क्वेश्चन में दे ही रखा था लॉग वाला, दोनों को हमने इक्वेट किया एंड विल वी गेट आवर आंसर। देखो ये बच्चे वही समझ सकते हैं जिन्हें लॉग आता होगा, उसके लिए पहले आपको लॉग समझना पड़ेगा। ठीक है, और एक आपकी हेल्प के लिए लॉग की मैंने 1 से लेकर 10 तक यहाँ पे वैल्यूज़ लिख दी हैं। लॉग 1 0 होता है, लॉग 2 0.3 होता है, लॉग 3 0.47 होता है। देखो ये तो क्वेश्चन में भी यूज़ हुआ है। ठीक है, जब भी अभी आप इन दोनों को इक्वेट करोगे आपका एट द एंड ये बनेगा लॉग एक्स बाय वाई जो 0.477 के इक्वल है। और एंटी लॉग लोगे, लॉग के बाद एक चीज़ आती है एंटी लॉग, लॉग को हटाने के लिए। तो यहाँ से या आप ऐसे भी लिख सकते हो लॉग एक्स बाय वाई इज इक्वल्स टू लॉग 3। ये 0.477 क्या होता है, लॉग 3 होता है। तो लॉग से लॉग कट गया, एक्स बाय वाई आपका 3 के इक्वल। अब ये उन्हीं बच्चों से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है जिन्हें ये वैल्यूज़ पता है और जिन्हें लॉगरिथम के कुछ बेसिक रूल्स पता है। ऑलराइट, लेट्स मूव फर्दर। ये क्वेश्चन में क्या कहता है, फॉर अ गैसियस रिएक्शन रेट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ dp बाई dt इंस्टेड ऑफ dc बाई dt और dn बाई dt। देखो इसके अंदर एक रिलेशन हमें सेटअप करना है dp बाई dt, dc बाई dt और dn बाई dt। अब क्वेश्चन में हिंट भी दे रखा है, मोलारिटी, नंबर ऑफ मोल्स, प्रेशर। अब दिमाग लगाओ, मोलारिटी क्या होता है, मोल्स बाय वॉल्यूम, मोल्स बाय वॉल्यूम। तो ये सब चीज़ें हमें कहाँ पे मिल सकते हैं, मोल्स, वॉल्यूम, प्रेशर। एक ही फॉर्मूला है आइडियल गैस इक्वेशन, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, जहाँ पर मोलारिटी होता है मोल्स बाय वॉल्यूम। यहाँ से हम लिखेंगे पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, जो वी होगा वो नीचे आ जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा आपका पी इज इक्वल्स टू सी एन आर टी। मोलारिटी को सी से डिनोट कर दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, इससे दो बारी डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। एक बार हम टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आपको क्या करना है, दोनों टाइम ही आपको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। बट एक बार टाइम कांस्टेंट लोगे, सेकंड टाइम वॉल्यूम कांस्टेंट लोगे आंसर लाने के लिए। अब यहाँ से टाइम हमने कांस्टेंट लिया, तो हमने जिसे भी हम कांस्टेंट लेंगे ना चिल्ड्रन, उसे हम यहाँ पर हाथ भी नहीं लगाएंगे, मतलब टी आपका अलग से पड़ा रहेगा। ठीक है, आर आपका वैसे ही कांस्टेंट रहता है। ठीक है, आर आपका गैस इक्वेशन होता है ना, तो आर तो कांस्टेंट रहता ही है। ठीक है, तो उसे तो भूल जाओ। अब पहले केस में आपने टाइम कांस्टेंट लिया, तो इसे भी भूल जाओ, दोनों चीज़ कांस्टेंट है। बचा आपका सी। तो आपने डिफ्रेंशिएट में सी को ले लिया अपॉन में डी टी, क्योंकि दोनों तरफ टाइम से डिफ्रेंशिएट किया ना, ये ऐसे हम डिफ्रेंशिएशन लेते हैं। ठीक है, तो और सेकंड में क्या किया आपने, फिर से डिफ्रेंशिएट किया, तो डी पी बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी एन बाई डी टी। यहाँ पे दोनों तरफ आ जाएगा। अब इधर क्या करना है, आपने वॉल्यूम को भी कांस्टेंट लेना है, यानी पहले टाइम था, आपका गैस कांस्टेंट वैसे ही कांस्टेंट था, वॉल्यूम भी आपको कांस्टेंट लेना है, तो ये तीनों चीज़ें तो कांस्टेंट होगी, बची क्या आपकी डी एन बाई डी टी। ठीक है, अब देखा जाए तो ये डी पी के ये भी इक्वल है, डी पी बाई डी टी के ये भी इक्वल है, यानी तीनों वो आपस में इक्वल हो गए, और यही रिलेशन हमने यहाँ से पूछा था। ऑलराइट, बस ये ध्यान रखना कि डिफ्रेंशिएशन लेते कैसे हैं। डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ले रहे हो, और क्वेश्चन में बताओ भी सही, मतलब आप लिखो साथ में ये भी लिखो कि यहाँ पे आपने टाइम को कांस्टेंट लिया है, इसमें हमने टाइम को कांस्टेंट लिया, इसलिए हमने टाइम को हाथ नहीं लगाया, हमने इसको मोलारिटी के साथ ही चला दिया। इसमें हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट लिया, तो वॉल्यूम अलग रह गया और यहाँ पे मोल्स आ गया। ठीक है, चलो जी आगे देखेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, सबसे पहले कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर ऑफ गैस इन गैसियस रिएक्शन, नेचर ऑफ पार्टिसिपेंट, केमिकल प्रॉपर्टीज जो दिखाता है, फिजिकल स्टेट ऑफ पार्टिसिपेंट, सॉलिड लिक्विड गैस, कैटलिस्ट और इनहिबिटर, और उसके बाद सरफेस एरिया ऑफ पार्टिसिपेंट। सॉलिड अगर बेसिकली जनरली सॉलिड में देखा जाता है, ये जितना ज़्यादा उनका सरफेस एरिया बढ़ेगा उतनी ज़्यादा इनकी रिएक्शन की स्पीड भी बढ़ेगी।
pH of solution, intensity of light and photochemical reaction और पोलर नेचर ऑफ मीडियम, डाईइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये सारे फैक्टर्स अफेक्टिंग है रेट ऑफ रिएक्शंस के, ठीक है। तो ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट इन लेक्चर 1। देखो लेक्चर 1 हम यहाँ तक करेंगे। जो ये वाला रिटर्न है, रिटर्न, तो ये आपको लेक्चर 2 के अंदर हम जब रिवाइज करेंगे तो हम ये वाला पोर्शन रिवाइज करेंगे। एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, थोड़ा सा अगर डिटेल में पढ़ना है तो उसको आपको लेक्चर 2 में जाना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इन लेक्चर 1। लेक्चर 1 में हमने सारा जो भी उसका बेसिक था, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, कैसे करते कैसे नहीं करते, तो उस पर हमने ज़्यादा फोकस किया। मैंने अच्छे से बता दिया उन दोनों को क्या ही कहते हैं। एक तो यूनिट पे आपको फोकस करना है इस रिकॉर्डिंग के अंदर, ठीक है, जो भी पढ़ा आपने। एंड एक चीज़ आपको फोकस करनी है, ये क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे मैं ट्राई करूँगी, जो मैं क्वेश्चन बैंक वाली वीडियो बनाऊँगी उसे रिकॉर्ड करूँगी, उसके अंदर मैं ट्राई करूँगी कि मैं ये क्वेश्चन भी अलग से रिकॉर्ड करूँ। ऐसे ही और भी सारे ग्राफ्स के अगर क्वेश्चन करने हैं तो आपको केमिकल काइनेमेटिक्स की ही क्वेश्चन बैंक वाली प्लेलिस्ट में जाना, उसके अंदर आपको ग्राफ वाले क्वेश्चन आराम से दिख जाएंगे। सो वो कर लेना दोनों ही क्वेश्चन, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, स्टे ट्यून फॉर लेक्चर 2।